हेलो नमस्कार। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने वाली बात है। यहाँ पे आज का टॉपिक हम लिए हैं गरीबी, पॉवर्टी। जानेंगे जो गरीबी होता क्या है, गरीबी के प्रकार क्या हैं और इनका हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले अगर गरीबी की बात करें तो गरीबी यानी निर्धनता से अभिप्राय है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने में अयोग्यता या करने की अयोग्यता, यानी मूलभूत आवश्यकता जो है उसकी भी पूर्ति नहीं की जा रही हो। यानी गरीबी वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है। अब मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है भाई? कैलोरी युक्त भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। अब अगर मैं गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है, यानी यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता से पीड़ित है और जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता को प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि भी जो है अर्थहीन हो जाती है। क्लियर बात? अब भारत में गरीबी की गणना को लेकर के कौन कौन से अर्थशास्त्री क्या क्या राय दिए हैं, इनके बारे में जानते हैं। भारत में गरीबी की गणना जो है 2011 बार, इसको तो देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले भारत में गरीबी की गणना कौन करता है? एनएसएसओ करता है। कौन? एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस। भारत में जो गरीबी की गणना है तो एनएसएसओ का गठन कब हुआ भाई? 1950 में। इसका मुख्यालय, एनएसएसओ का मुख्यालय कोलकाता और क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली। और ये करता क्या है? ये गरीबी और बेरोजगारी की गणना करता है। ये सब चीज अपना लोग पढ़ भी चुके हैं एनएसएसओ के बारे में, एनएसओ के बारे में, ठीक है। ये आपके रिवीजन की तरह। फिर क्या हुआ? एनएसओ का विलय जो है, एनएसओ का विलय एनएसओ में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में कर दिया गया और आंकड़े जारी करने का काम जो है, गरीबी के आंकड़े जारी करने का काम पहले पूर्व योजना आयोग। अब पूर्व योजना आयोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही है जो 15 से पहले योजना आयोग चलता था, अब क्या चलने लगा है? नीति आयोग। और वर्तमान में नीति आयोग आंकड़े जारी करने का काम करता है। भारत में गरीबी दो तरीके से चल रही है, एक शहरी गरीबी और दूसरा ग्रामीण गरीबी। अब शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी में अगर बात करें तो शहरी गरीबी यानी ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार एवं निर्धन व्यक्तियों का प्रवास यानी प्रवसन शहरी क्षेत्र में होता है। किंतु शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के भी सीमित अवसर होते हैं और ऐसे में व्यक्ति को निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कहीं सो जाता है, कहीं रह जाता है। शहरी निर्धनों में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करने वाले लोगों, कारखानों के अनियमित श्रमिकों और स्वनियोजित फेरी वालों को शामिल किया जाता है। शहरी निर्धन मुख्यतः उन ग्रामीण निर्धनों के फैलाव हैं जो नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्र में क्या कर गया है? पलायन कर गया है। उसको कुछ वहां मिल ही नहीं रहा है, शहर में आ रहा है, कमा रहा है 2 रुपये। कैसे रह रहा है इसके बारे में जिक्र मत कीजिए, लेकिन 2 रुपया कमा रहा है गांव से आकर के। है वो भी ग्रामीण का ही बेरोजगार, लेकिन शहर में आके गरीबी को बढ़ा रहा है। और वहीं ग्रामीण गरीबी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार एवं स्वरोजगार के अभाव के कारण लोगों के पास आजीविका और आय अर्जन के स्रोत सीमित होते हैं। और कृषि क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको पढ़ा ही चुके हैं।
प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। सामूहिक परिवार प्रणाली के कारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति के जो स्रोत के ऊपर आश्रितों की संख्या जो होता है वो अधिक होता है। एक एक को 5-5 बच्चा, 10-10 बच्चा, और किसी एक पे कमाने वाला कितना है? 1 है, 2 है। तो ग्रामीण निर्धनों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों और छोटे भूस्वामियों, काश्तकारों या दैनिक मजदूरी जो करता है उन सबको शामिल किया जाता है। यानी करक्स में अपना लोग यही समझे, जो भारत में जो गरीबी है, शहरी गरीबी में जहां तक बात करेंगे तो यहाँ पे शहरी गरीबी में कौशल का अभाव होता है, कौशल का अभाव होता है। लेकिन वही ग्रामीण गरीबी की बात करेंगे तो इसमें जो है न्यून बचत कम होता है। बचत कम होगा तो वो निवेश क्या करेगा? निवेश कम करेगा, और निवेश कम करेगा पूंजी निर्माण कम होगा। आशा है जो आप समझ गए होंगे। अब भारत में गरीबी का कारण क्या हो सकता है भाई? क्यों गरीबी है भारत में? इसका क्या वजह है? तो भारत में गरीबी का कारण जो है, सबसे पहली बात उच्च जनसंख्या है। और जनसंख्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीसीआई का, पर कैपिटा इनकम का, प्रति व्यक्ति आय का। इनवर्सली समझ रहे हैं ना, विलोमानुपाती। यानी अगर ये ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम कम होगा, पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है तो जनसंख्या कम होगा। दूसरी बात, कौशल विकास की भी कमी होता है भारत में, जिसकी वजह से भी गरीबी। उच्च जनसंख्या तो है ही उस पर, लेकिन कौशल विकास पे तो काम किया जा सकता है ना। हालांकि गवर्नमेंट कर भी रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाएगा। बेरोजगारी है, औद्योगिक विकास की भी कमी है, आधारभूत संरचना का अभाव है, सामाजिक कुरीतियां, पंचवर्षीय योजना में कम वृद्धि दर रहा है, कृषि में प्रचंड और मौसमी बेरोजगारी। ये सब क्या है? भारत में गरीबी के कारण है। धीरे धीरे इन सब चीजों को दूर किया जा रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से चलते रहेगा भाई। जनसंख्या तो हालांकि अब तो कंट्रोल करने में बहुत कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ेगा तो जनसंख्या पे कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 1-2 के पालने में ही उनको सारा लाइफ ये हो जाता है। तो जनसंख्या पे कंट्रोल होगा, तो फिर बहुत हद तक जो है गरीबी दूर हो जाए। अब देखो भाई, गरीबी के दुष्चक्र में कैसे फंसता है इंसान। गरीबी के दुष्चक्र में जो मानव जाति है वो कैसे फंसता है? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। और ये इसके बारे में नर्क्स महोदय बताए थे, इसलिए उन्हीं के नर्क्स सिद्धांत उसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो गरीबी, आय जो है उसका कम रहता है, आय न्यून रहता है। आय न्यून रहता है, फिर क्या करता है वो? दूसरे से उसको उधार लेना पड़ता है। उधार लेगा तो ब्याज चुकाने में असमर्थ रहेगा, ब्याज चुकाने में असमर्थ रहेगा तो उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी 10 साल, 12 साल का, 15 साल का, जिस टाइम में वो स्कूल जाएगा उस टाइम में उसको क्या करेगा? दूसरे के यहाँ काम करने में लगा देगा, बच्चों को भी काम में लगा देगा। और इस बच्चों को अगर काम में लगा देगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य से वो क्या हो जाएगा? वंचित रह जाएगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रह जाएगा तो फिर क्या होगा? कौशल विकास उसका कम हो जाएगा। कौशल विकास अगर उनका कम हो गया फिर तो वो कमा नहीं पाएगा, इसलिए फिर से उसको वही गरीबी। फिर क्या करेगा? उसका आय न्यून रहेगा, फिर से वही उधार लेना पड़ेगा, ब्याज चुकाने में असमर्थ होगा, फिर से वो अपने बच्चे को काम पे लगाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य उन्हें भी नहीं मिलेगा। इस तरह से ये जो इस जाल में जो फंसता है ना, फंसे रह जाता है। दक्षता निर्माण की बात करते हैं हम, यानी बेरोजगारी की समस्या जो है वो निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, निम्न उत्पादकता, बचत एवं निवेश की निम्न दर, आर्थिक समृद्धि एवं विकास की निम्न दर, उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी की समस्या आता ही है। यानी इससे भी क्या है, मतलब बेरोजगारी को भी हम गरीबी से जोड़ सकते हैं। और अगर इन चीजों को देखें तो हालांकि बहुत सारे अर्थशास्त्री इनको बताए भी हैं,
आगे हम लोग लॉरेंज वक्र पढ़ेंगे तो समझेंगे भी। अब हम लोग जानते हैं गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार जो है, गरीबी दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की जहां तक बात करें, अच्छा भारत में कौन सा गरीबी है पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। निरपेक्ष गरीबी जहां व्यक्ति, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहां व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी कैलोरी युक्त भोजन की पूर्ति भी नहीं कर पाता है, वो कौन सा, निरपेक्ष गरीबी। भारत में सबसे अधिक यही है भाई। वहीं रिलेटिव पॉवर्टी की बात करेंगे तो आय की असमानता के कारण वर्ग और समाज में कुछ लोगों की आय जो है न्यून होती है। वहां भी तो गरीबी है लेकिन मूलभूत आवश्यकता को लेकर के नहीं है, तो ये होता है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। अब निरपेक्ष गरीबी के मापन को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, गरीबी रेखा और व्यक्ति गणना अनुपात, हेड काउंट रेशियो यानी HCR बोलेंगे इसको। गरीबी रेखा वह सीमा है, गरीबी रेखा वह सीमा बिंदु है जो गरीब और गैर गरीब को अलग करता है, पॉवर्टी लाइन। अब ये हो अपने इंडिया में चलता है भाई। अब ये जो लाइन ड्रॉ किया हूं मैं, आप ये देखिए, ये है पॉवर्टी लाइन, ये है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। और इससे अगर नीचे तो नीचे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, APL गैर गरीब, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। अब ये बात जान लिए, जो ये गणना कर रहे हैं गांव में, गांव के आदमी के बारे में बताया गया है जो 816 रुपये प्रति माह उनकी इनकम है। और गरीबी रेखा अगर इससे कम है तो उसको BPL मान रहे हैं, इससे ऊपर है APL मान रहे हैं। अंत्योदय परिवार जो है ना, ये अंत्योदय परिवार, ये BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की बात करता है। जो गरीबों में भी ज्यादा गरीब हो वो अंत्योदय परिवार कहलाता है। समझ गए होंगे। 816 रुपया प्रति माह गरीबी रेखा। अगर उनसे ज्यादा है किसी का तो उसे APL में माना जाता है, और उससे नीचे है तो उसको BPL माना जाता है। अब हेड काउंट रेशियो की जहां तक बात करें, व्यक्ति गणना अनुपात की, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो निकालते हैं, HCR बराबर होता है BPL बाय BPL प्लस APL मल्टीप्लाई 100। 2011-12 में जो है इसकी गणना करके कितना बताया गया है, 21.9% है HCR। अब गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं? गरीबी रेखा का निर्धारण पूर्व योजना आयोग ने 1960-62 में कितना बताया, 20 रुपया। 20 रुपया जो खर्च कर रहा है ना गरीब है, यानी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर बताया गया। कितना रुपया, 20 रुपया। पूर्व योजना आयोग कब, 1960-62 में। 1979 में 1979 में अलग समिति बना। ये जो है अलग समिति बना, इसने कैलोरी उपभोग के आधार पर, किस आधार पर, अलग समिति किस आधार पर, कैलोरी उपभोग के आधार पर, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई बंदा 2400 कैलोरी से कम खपत करता है तो वो गरीब है। अगर शहरी क्षेत्र में वही बात करें तो अगर 2100 कैलोरी से कम भोजन करता है तो वो गरीब है। ऐसा किसने बताया, अलग समिति ने बताया। फिर 1989 में लक्करवाला समिति का गठन हुआ, और लक्करवाला समिति ने अपना रिपोर्ट 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इस रिपोर्ट में हर राज्य के लिए अलग अलग गरीबी निर्धारित होना चाहिए, ऐसा उसने बताया। प्लस हर राज्य के लिए अलग अलग गरीबी निर्धारित होनी चाहिए, ये बात के साथ साथ इसने ये भी बताया कि CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, AL कृषि और RL ग्रामीण, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इन दोनों को भी उसमें ऐड किया गया। 2004-05 में फिर क्या हुआ,
लक्करवाला समिति के बाद नया समिति सुरेश तेंदुलकर समिति जो है गरीबी को लेकर के 3 सुझाव दिए, जो कि बहुत व्यापक और पारदर्शी है। इसने 3 सुझाव दिए, जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, दूसरा न्यूनतम आवश्यकता की टोकरी यानी ग्रामीण और शहरी को एक समान किया जाए, तीसरा बात यूआरपी यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड एक समान यादाश्त अवधि को लेकर के दिया। यूआरपी के स्थान पर क्या बोला, एमआरपी लाने को, यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड एक समान यादाश्त अवधि जो कि 30 दिन था, इसे बोला ये एमआरपी करने के लिए मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यानी मिश्रित यादाश्त अवधि 365 दिन प्लस यूआरपी, 365 दिन रहेगा प्लस यूआरपी यानी 30 दिन। किसने बताया, कौन सुझाव दिया, ये सुरेश तेंदुलकर समिति। अच्छा, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च के बारे में बताया था, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च। हाँ, 2011-12 में रंगराजन समिति बना। रंगराजन कौन है भाई, रघुराम राजन नहीं, रंगराजन दूसरा है। रंगराजन समिति जो है, इसने क्या किया, एमआरपी के जगह पे एमएमआरपी लाने का प्रस्ताव दिया, यानी एमआरपी के जगह पे मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के जगह पे मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड बनाया। और इसने बताया जो 7 दिन प्लस 30 दिन प्लस 365 दिन, इन तीनों को लिया जाए। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड 30 दिन, और अगर इन दोनों की बात कर दें यानी 365 दिन प्लस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, तो ये आ जाएगा यूआरपी। और अगर तीनों की बात कर दें तो एमएमआरपी, 7 दिन प्लस 30 दिन प्लस 365 दिन। तो ये कॉन्सेप्ट रहा। अच्छा, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च के बारे में जो जानकारी दी थी, कौन सा समिति भाई, वो समिति का नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। अब परिवार ग्रामीण शहरी की जहां तक बात करें तो प्रति परिवार प्रतिदिन कितना खर्च, नहीं, ये जो है ना महीने का है, मासिक। तो मासिक खर्च की जहां तक बात करें तो मासिक खर्च 816 रुपया ग्रामीण, 816 रुपया ग्रामीण। वहीं शहरी कितना, 5000 रुपया। परिवार प्रति परिवार शहरी में 1000 रुपया। और प्रतिदिन करेगा तो 30 से भाग दे देंगे, 816/30 करेंगे तो 27 के अप्रॉक्स में आएगा, और यहाँ 30 करेंगे तो 33 रुपया के अप्रॉक्स में आएगा। और कितने मेंबर को इसमें लिया गया, एक परिवार में 5 मेंबर को लेकर के बात किया गया। 816 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलता है, 4080 रुपया मासिक उपभोग के बारे में बताया। 2004-5 में जो है 2004-5 में गरीबी कितना बताया गया, 37.2%। वही 2011-12 में 21.9%। तो प्रतिवर्ष गरीबी में कमी कितना हुआ, इस आधार पर 2.2%। दोनों में अंतर देख रहे हैं कितने का, 15.2% का अंतर है। 2004-5 में निकाला गया और 2000 उसके बाद 2011-12 में दोनों में अंतर जो है 15.2% लगा। 2011-12 में जो रंगराजन समिति बना, रंगराजन समिति ने आपने ये चीज जाना, जो रंगराजन समिति एमआरपी की जगह पे एमएमआरपी की बात की, और इसने अपना इसके टाइम में जो गरीबी कितना निर्धारण जो हुआ था, कितना परसेंट बताया गया था, 29% बताया गया था। और इसने क्या किया, उपभोग खर्च को लेकर के चेंजिंग किया। क्या किया देखिए, ग्रामीण को 972 रुपया, यहाँ भी परिवार के रूप में कितना, 5 फैमिली ही रहेगा एक परिवार में, एक फैमिली में कितना मेंबर, 5 मेंबर, हर जगह 5 मेंबर का ही बात किया जाता है। शहरी 2 बच्चे, मम्मी पापा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन 5 ही रख रहा है, चलो भाई। शहरी में 1407 रुपया बताया इसने। अब इसको भी 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32.4 रुपया प्रतिदिन खर्च कर रहा है अगर कोई आदमी, तो वो गरीब नहीं है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। 1407 रुपया को 30 से डिवाइड करेंगे तो 46.9। अगर इतना भी खर्च वो नहीं कर पा रहा है तो गरीब है। अब क्या हुआ, 2015 में अरविंद पनगडिया का नाम सुने होंगे क्योंकि नीति आयोग
उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 2015 में अरविंद पनगड़िया समिति बना, इसने भी कितना बताया भाई, 21.9% गरीबी बताया। अब हम लोग ये जितने भी बात कर रहे थे तो ये निरपेक्ष गरीबी को लेकर कर रहे थे। अब सापेक्ष गरीबी को लेकर के क्या है, सापेक्ष गरीबी जो है, सापेक्ष गरीबी में को हम दो तरीके से देखेंगे, एक लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र, हालांकि इसके बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं लेकिन यहां भी करेंगे। लॉरेंज वक्र जो है ये ज्यामितीय विधि, लॉरेंज वक्र ज्यामितीय विधि है, वही गिनी गुणांक जो है गणितीय विधि है। लॉरेंज वक्र धनुषाकार आकृति में तैयार होता है और निरपेक्ष रेखा 45 डिग्री पे बनता है, जहां सभी वर्गों की आय एक समान हो। अब निरपेक्ष गिनी गुणांक में क्या किया जाता है, जो गिनी गुणांक में 0 से 1, 0 को निरपेक्ष समानता माना जाता है और 1 को निरपेक्ष असमानता माना जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए पहले हम लोग गिनी गुणांक की बात करते हैं इसका लॉरेंज वक्र का। तो लॉरेंज वक्र का आप ये देख रहे हैं ना, ग्राफ आप पढ़े भी होंगे। इस ग्राफ में जो है इनकम को, संचयी इनकम को और संचयी जनसंख्या को हम ले रहे हैं। तो ये जो है लॉरेंज वक्र ये जा रहा है, ये लॉरेंज वक्र है। ये जो आकार बनेगा ये धनुषाकार हो रहा है और ये जो 45 डिग्री पे है बन रहा है, ये निरपेक्ष रेखा माना गया है इसको। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जो अगर इनकम बढ़ रहा है तो जनसंख्या भी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रहा है, तो फिर निरपेक्ष रेखा तैयार किया गया है इस आधार पे, जो दोनों बढ़ेगा। लेकिन इसी में जो परिवर्तन आते गया तो इस परिवर्तन को लास्टली जो देखा गया तो और इन्हें मिलाने पे पता चलता है जो ये एक धनुषाकार आकृति का रूप ले लेता है, वही लॉरेंज वक्र होता है। लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष रेखा में ये संबंध बताया गया है, अगर निरपेक्ष रेखा लॉरेंज वक्र से दूर रहेगा तो विषमता बढ़ेगी, लोगों की आय में विषमता बढ़ेगी। कोई कमाएगा 5 लाख रुपया पर मंथ तो कोई कमाएगा 5,000 रुपया। लेकिन वहीं अगर निरपेक्ष रेखा और लॉरेंज वक्र दोनों नजदीक आएगा, निरपेक्ष रेखा और लॉरेंज वक्र दोनों नजदीक आएगा, आय की समानता बढ़ेगी, आय की समानता बढ़ेगी। कोई 5,000 कमा रहा है तो दूसरा बंदा 5500 कमा रहा है, इस टाइप का आ जाएगा। ये लॉरेंज वक्र पर आधारित। वहीं गिनी गुणांक जो है, गिनी गुणांक में बताया ही, जो 0 को क्या माना जाता है, निरपेक्ष समानता, और 1 को निरपेक्ष असमानता, और इन बीच वाले जो आते हैं तो आप 0.22 यानी समानता भी असमानता भी है। यानी 0.22 है तो इसका मतलब क्या है, निरपेक्ष समानता है कुछ हद तक। 0.33, 0.55, 0.88 यानी ये जिस और ज्यादा है, 0.55 जो है किस और ज्यादा है, निरपेक्ष असमानता की ओर, 1 के नजदीक है ना तो निरपेक्ष असमानता बोलेंगे। तो इस टाइप से मैथमेटिकल टर्म के थ्रू गिनी गुणांक बताया गया था। अब गरीबी रेशियो जो है ये सब आपको ले लेना है आर्थिक सर्वेक्षण से। हालांकि इसका करंट टॉपिक को लेकर के हम टोटल को एक जगह एक वीडियो में बनाएंगे आपको, तो वहां से देख लेना है। हाँ, अब ये भारत की जहां तक बात करेंगे हम लोग, तो ये आपको बढ़ता ही चुके हैं, जो 21.9% है। 2004-05 में 37.2% था और इसमें कमी कितना का, 15.3% का कमी आया। अच्छा, बिहार की अगर मैंने बिहार के बारे में लिखा हूं तो बता ही देता हूं। बिहार में जो है 54.4% गरीबी था, सबसे ज्यादा भाई बिहार में ही गरीबी है। लेकिन 2011 में कितना बताया गया, 33.7%। कितना कमी हुआ, 20.7% का कमी हुआ, बहुत बड़ा अचीवमेंट मानिए। फिर मासिक प्रति व्यक्ति आय की जहां तक बात करेंगे तो ये तो मेनली 2004 और 4-5 और 11-12 को लेकर के मैं बता रहा हूं। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है 4-5 में 433 रुपया, वहीं
ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और 2011-12 में 778 रुपया। वहीं शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो 526 रुपया जो है 2004-5 में, और 2011-12 में 923 रुपया। भारत की अगर जहां तक बात करें तो ग्रामीण में 447 2004-5 में, वहीं 2011-12 में 816 रुपया। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 2004-5 में 579, और 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया। तो ये हो गई बात आपको पर कैपिटा इनकम की, मासिक। आगे भी से नोट डाउन करते रहिएगा जब आएगा रिपोर्ट। तो अब हम लोग इंडेक्स के बारे में देखते हैं। इंडेक्स जो है ना, सूचकांक, ये दो गरीबी से संबंधित दो सूचकांक होते हैं। दो सूचकांक कौन? बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और दूसरा होता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और मल्टीप्लेक्स पोवर्टी इंडेक्स। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है भाई? UNDP प्लस OPHI। अरे OPHI क्या है? UNDP का तो नाम सुने हैं, लेकिन OPHI क्या है इसके बारे में जानते हैं। OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव संस्था है। इसमें कितने सूचकांक को देखा जाता है? 10 सूचकांक को देखा जाता है। 10 सूचकांक में कौन कौन सा सूचकांक है भाई? किसकी बात कर रहा हूं? MPI की बात कर रहा हूं। MPI की बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 10 सूचकांक को देखा जाता है। इसको ऐसे डिवाइडेड किया गया है, पहले 3: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। अब जीवन प्रत्याशा में बाल मृत्यु दर, कुपोषण, शिक्षा में नामांकित शिशु और शैक्षिक वर्ष, और जीवन स्तर में आवास, संपत्ति, स्वच्छता, ईंधन, विद्युत, फर्श। किसके लिए बात की है मैंने? ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर के। कौन जारी करता है इसे? UNDP प्लस OPHI मिलकर के जारी करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की जहां तक बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है भाई? द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्थ हंगर लाइफ, दोनों मिलकर के जारी करता है। इसमें इस सूचकांक में अल्प पोषण, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टनिंग, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर को देखा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 में, 2020 की बात करेंगे तो भारत का 94 था 107 देशों में, और ये सूचकांक 27.2 जो कि अति गंभीर की श्रेणी में आता है। और 2022 में जो है ये 121 देशों में कितना है? 107 है 121 देशों में स्थान भारत का। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्लियर बात? अब भारत में गरीबी के निवारण को लेकर के 3 दृष्टिकोण दिया गया है। भारत में गरीबी का निवारण कैसे होगा भाई? इसके लिए 3 दृष्टिकोण है। समृद्धि दर को बढ़ा करके, गरीबी उन्मूलन करके, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? समृद्धि दर को कैसे बढ़ाया जाएगा? ट्रिकल डाउन थ्योरी लाया गया था। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नाश छठी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, 8वीं में भी लाया गया। तो गरीबी को छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। वही 8वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने की बात किया गया था। और मूलभूत आवश्यकता की अगर जहां तक बात करें तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट जो है इनको लेकर के योजना बनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कल्याण विकास योजना, ये सारे चीजें। तो ये हमने भारत में गरीबी को निवारण को लेकर के देखा। और सूचकांक के बारे में अच्छे से हम लोग जान लिए। अब हम बात जो है यहीं पे लास्ट करते हैं गरीबी को। इसे बार बार देखिए, समझ में आएगा। धन्यवाद।